नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के डेली 30 में। आज की तारीख है 28 सितंबर 2020 और आज के डेली 30 में हम डिस्कस करने जा रहे हैं करंट अफेयर जो सितंबर का छूटा हुआ है। बस एक दो दिन और लगेगा, फिर हम टॉपिक लेना स्टार्ट कर देंगे। पहले भी मैंने आपसे बताया था। आज जो करंट अफेयर हम डिस्कस करेंगे उसमें भी डेली की तरह 30 प्रश्न ही लेंगे और जैसे ये कंप्लीट हमारा होता है हम टॉपिक शुरू करेंगे। और जैसे शेड्यूल चल रहा था, एक बार मैं शेड्यूल आपको फिर से बता दूंगा। मंडे टू सैटरडे अलग अलग सब्जेक्ट का शेड्यूल था, वो हम डिस्कस कर लेंगे और उसी के अकॉर्डिंग फिर से डिस्कशन करेंगे। कल टेस्ट था, कल के टेस्ट में जिन लोगों ने टॉप किया है उन टॉपर की लिस्ट भी आज हमको पब्लिश करनी है। पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं, डिस्कशन के बाद में लास्ट में उन टॉपर की लिस्ट भी पब्लिश करेंगे, टॉप 10 लोग जो है। पहला प्रश्न है, किस पर्वतारोही को स्नो लेपर्ड के नाम से जाना जाता है? स्नो लेपर्ड एक पर्वतारोही है, आंग रीता शेरवता। आंग रीता शेरपा ये जो पर्वतारोही हैं जिन्होंने पूरक ऑक्सीजन के उपयोग के बिना 10 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है और इन्हें ही स्नो लेपर्ड के नाम से जाना जाता है। 21 सितंबर 2020 को अभी इनका निधन हो गया। 21 सितंबर को इनका अभी निधन हुआ है, इसी कारण से ये प्रश्न बन रहा है। तो इनका नाम बिल्कुल मत भूलिएगा, आंग रीता शेरपा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने इतने बड़े रिकॉर्ड बनाए थे इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगला जो प्रश्न है, विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है? एक ही प्रश्न है ये मनाया जाता है 21 सितंबर को, 21 सितंबर को। जिस दिन आरओ यारो का पेपर था ना उसके अगले दिन था। अभी तो लेटेस्ट में आप याद करने के लिए ऐसा कर लीजिए, 20 सितंबर को पेपर था ना, तो 21 सितंबर को इसको मनाया जाता है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि भवन जिसने हाल ही में ग्लोबल आर्किटेक्चर एंड डिजाइन अवार्ड जीता है किस राज्य में स्थित है? कृषि भवन, कृषि भवन जिसने ये जीता है तो ये स्थित है उड़ीसा में, भुवनेश्वर में ये स्थित है। भुवनेश्वर उड़ीसा में है ना, तो भुवनेश्वर में ये स्थित है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये लिखित लिखा हुआ है, देखिए वर्तनी दोष है, यहाँ पर लिखित होगा, छोटी की मात्रा होगी। तो ये जो कथन यहाँ पर दिया हुआ है, पहला, बायोटेक किसान कार्यक्रम नवोन्मेषी प्रौद्योगिकियों को किसानों तक पहुंचाने पर केंद्रित है और भारत सरकार ने बायोटेक्नोलॉजी विभाग के माध्यम से कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों में जैव प्रौद्योगिकी प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध कराने के लिए एक एकीकृत जैव प्रौद्योगिकी मानव संसाधन विकास कार्यक्रम क्रियान्वित किया है। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही है। कौन सा इसमें सही उत्तर हो जाएगा? सी। एक और दो दोनों सही है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए, इन प्रश्नों को आप बस ध्यान से पढ़ा करिए। जो प्रश्न जितना बड़ा दिखता है वो उतना सरल होता है, ये जान लीजिए। अगला जो प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट। अगला जो प्रश्न है, पांचवा प्रश्न, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा में निर्माणाधीन मुगल संग्रहालय का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर रखने की घोषणा की है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आगरा में हेरिटेज सेंटर और ताज ओरिएंटेशन सेंटर जैसी परियोजनाओं के साथ मुगल संग्रहालय की आधारशिला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनवरी 2017 में रखी थी। तो ये जो आधारशिला रखी थी ये 2017 में नहीं, 2016 में इन्होंने रखी थी। कब रखी थी? 2016 की बात है, इन्होंने रखी थी। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे जल्द ही उच्च भीड़ भाड़ वाले स्टेशन के कुछ प्रमुख स्टेशनों पर ट्रेन किराए के साथ एक अतिरिक्त यूजर शुल्क अधिरोपित करने का विचार कर रही है। यानी कि जहां ज्यादा भीड़ भाड़ होगी वहां पर यूजर शुल्क लिया जाएगा। बड़े स्टेशन से अगर आप यात्रा करेंगे तो महंगा हो जाएगा अगर ट्रेन वहां से पकड़ेंगे। इस अतिरिक्त यूजर शुल्क का इस्तेमाल स्टेशनों के पुनर्विकास, निवेश और जो बुनियादी और ढांचे हैं उनको विकसित करने, उनको मॉडर्न करने, आधुनिक करने का कार्य किया जाएगा। ये जो पैसा आएगा इसके माध्यम से। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। कुछ दिन बाद ऐसा होगा ना कि आप घर से बाहर निकलेंगे तो रोड पे निकलने में जो आप पैदल चलते हैं तो रोड घिसाव टैक्स, आप हवा में सांस लेते हैं तो बाहरी वायु टैक्स, और आप अगर हाथ वाथ इधर उधर चला देते हैं तो हाथ कुछ कुछ जो भी होगा, जैसा भी होगा, मतलब स्थानांतरण टैक्स, मतलब इतना टैक्स लगा देगी गवर्नमेंट कि आप घर में ही रहेंगे और घुट के मर जाएंगे। ऐसी गवर्नमेंट को शर्म आना चाहिए। ठीक है ना, सब कुछ जनता का और उसके बावजूद हर चीज पे टैक्स।
पता नहीं क्या हो रहा है यार। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय समर्थ योजना का क्रियान्वयन कर रहा है? जो समर्थ योजना है ये भारत सरकार के कपड़े मंत्रालय की योजना है। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है भारत सरकार की, उसकी ये योजना है समर्थ योजना। और इसमें कपड़ा क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए ये योजना चलाई जा रही है। समर्थ योजना की कुछ उन्नत सुविधाओं में प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कराया जाएगा। आधार सक्षम बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम इसमें बनाया जाएगा। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग होगी प्रशिक्षण कार्यक्रम की। हेल्पलाइन नंबर के साथ कॉल सेंटर की बात इसमें की जा रही है। और ये सारी चीजें इसमें की जाएंगी। और ये सब जो चीजें होती हैं सब केवल बकवास होती है, क्योंकि बेवकूफ बनाने के लिए। वास्तव में इससे दूर दूर तक कोई मतलब नहीं होता है किसी काम का। अगला जो प्रश्न है, भारत के 4 समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग अंतरराष्ट्रीय इको लेबल के लिए अनुशंसित किया गया है, पहला स्टेटमेंट। और दूसरा स्टेटमेंट है कि ब्लू फ्लैग समुद्र तटों का एक इको टूरिज्म मॉडल है। ये तो बिल्कुल मत भूलिएगा। ब्लू फ्लैग है क्या? समुद्र तटों का एक इको टूरिज्म मॉडल है। और समुद्र तटों का जो इको टूरिज्म मॉडल है, पहले स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि ये कितने समुद्र तटों को इसके अंतर्गत रखा गया है। इसमें कहा जा रहा है 4 समुद्र तटों को रखा गया है। जो पहला दिया हुआ है, ये 4 जो दिया है ये गलत दिया हुआ है। इसमें जो इको टूरिज्म मॉडल है, इसमें जल सुविधा है ना, स्वच्छ जल सुविधा, सुरक्षित एवं स्वच्छ वातावरण और ये सारी चीजें, इसमें सतत विकास को बढ़ावा देने का कार्य किया है। तो दूसरा सही है, पहला गलत है, क्योंकि इसमें 4 नहीं 8 का किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पहला गलत दूसरा सही। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला स्टेटमेंट जो है वह है, विश्व स्तर पर विश्व बांस दिवस प्रत्येक वर्ष 18 सितंबर को मनाया जाता है। किस तिथि को मनाया जाता है? 18 सितंबर को मनाया जाता है। और दूसरा है, विश्व बांस दिवस 2020 की थीम, बिल्कुल मत भूलिएगा, थीम खूब पूछी जा रही है। इसकी थीम है बंबू नाव। तो पहला सही है और दूसरा भी सही है। इस तरीके से सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सोशल मीडिया कंपनी ने छोटे व्यवसायों की मदद के लिए एक नया टूल बिजनेस सूट लॉन्च किया है? ये नया जो टूल है बिजनेस सूट इसका नाम है, और ये लॉन्च किया है फेसबुक ने। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। किसके लिए है? छोटे व्यवसायों की मदद के लिए है। इंडियन प्रीमियम लीग के 13वें संस्करण की शुरुआत किस देश में हुई? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये यूएई में हुई है। कहां पर? यूएई में हुई है। कितने नंबर की? 13वें की हुई है। अबू धाबी में इसकी शुरुआत की गई है। अगर शहर आपसे पूछा जाए तो वो हो जाएगा अबू धाबी। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात। यूएई की राजधानी क्या है जरा बताइएगा? क्या अबू धाबी ही है या कोई दूसरी है? बताइएगा। अगला जो प्रश्न है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग किस संगठन के साथ वैभव समिट का आयोजन करेगा? तो वर्चुअल वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक शिखर सम्मेलन, इसका नाम है वर्चुअल वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक शिखर सम्मेलन, जो वैभव शिखर सम्मेलन है। वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन 2 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री करेंगे। और ये जो सम्मेलन है ये डीआरडीओ है ना, इसका आयोजन जो कौन करेगा? डीआरडीओ के द्वारा आयोजित किया जाएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं या डॉक्टरों पर हमला करने वालों को दंडित करने वाला कानून लाने के लिए राज्यसभा में कौन सा विधेयक पारित किया गया है? तो ये महामारी रोग संशोधन विधेयक 2020 है। महामारी रोग संशोधन विधेयक 2020 ध्यान रखिएगा। कई जगह पे डॉक्टरों पर हमला हुए, नर्सों पर हमला हुए। खैर, ऐसे जो हमले होते हैं, इसमें जो हमले हो रहे हैं उसमें जनता की कहीं ना कहीं ये चीज दिख रही है कि कितनी जाहिल जनता है, कितनी जाहिल जनता है, जो आपके लिए अपनी जान पर की बाजी लगाकर आपको बचाने के लिए आपके गली मोहल्ले में आता है, आप उस पर हमला करते हैं। शर्म आनी चाहिए। भारत ने बांग्लादेश के लिए किस वस्तु का प्रतिबंध हटा दिया है? तो भारत ने बांग्लादेश के लिए प्याज का जो प्रतिबंध था वो हटा दिया है। और इसके पहले घरेलू बाजार में प्याज की कमी और कीमतों में वृद्धि के बाद प्याज के सभी निर्यात पर प्रतिबंध जब लगाए गए थे, तो बांग्लादेश भेजे जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो अब ये प्रतिबंध हटा दिया गया है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ध्रुपद भक्ति संगीत का एक रूप है तथा इसकी उत्पत्ति का स्रोत प्राचीन ग्रंथ अथर्ववेद में मिलता है। जहां पे भी गाने वाने की बात आएगी तो अथर्ववेद हटा दीजिए। यहाँ पे कहाँ पे मिलेगा? सामवेद, आपको पता है ना? तो पहला गलत हो गया। और दूसरा है, ध्रुपद का प्रदर्शन 2 भागों में किया जाता है, अलाप और बंदिश। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। बैंडेड बंदिश देखा ही होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब जो आजकल सीरीज आ रही है तो ये सीरीज अच्छी भी है, ठीक है। और मूवी का थोड़ा सा बड़ा रूप सीरियल से छोटा बढ़िया रहता है। कम समय में आप पूरी कहानी को देख सकते हैं और पूरी सीरीज अगर लॉन्च हो जाए तो एक साथ में ही एक ही रात में आप निपटा देते हैं। अगला जो प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्रुपद संगीत के बारे में ही है। ध्रुपद संगीत के बारे में असत्य कथन आपको बताना है। ध्रुपद जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की सबसे प्राचीन शैली है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ध्रुपद संगीत की प्रकृति आध्यात्मिक होती है, ये भी सही है। इसका उद्देश्य मनोरंजन करना होता है, इसका उद्देश्य मनोरंजन करना नहीं होता है। और यह मुख्य रूप से पूजा का एक प्रकार होती है। तो जब पूजा का प्रकार है तो एक ही तो सही होगा, मनोरंजन और पूजा के प्रकार में। तो ये पूजा का प्रकार तो है, लेकिन मनोरंजन करना इसका उद्देश्य नहीं होता है। शांति और आध्यात्मिक भावनाओं को जगाने के लिए पूजा के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। पहले शुरू में ध्रुपद गायन केवल मंदिरों में ईश्वर की प्रतिमा के समक्ष किया जाता था। ध्रुपद अपने इस प्रारंभिक गायन से संगीत के परिष्कृत शास्त्रीय रूप में विकसित हुआ धीरे धीरे। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा गिलगित बल्तिस्तान क्षेत्र से होकर गुजरता है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ध्रुवीय क्षेत्रों के अलावा दुनिया के 3 सबसे बड़े ग्लेशियर गिलगित बल्तिस्तान में पाए जाते हैं। गिलगित बाल्टिस्तान में पाए जाते हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों के अलावा दुनिया की जो 3 सबसे बड़े ग्लेशियर हैं, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गिलगित बाल्टिस्तान उत्तर में चीन, पश्चिम में अफगानिस्तान और दक्षिण पूर्व में कश्मीर के साथ सीमा बनाता है। पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट जो है गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र वर्तमान में भारत द्वारा नियंत्रित है। पहला स्टेटमेंट तो सही है, जो गिलगित बाल्टिस्तान उत्तर पूर्व में चीन, पश्चिम में अफगानिस्तान, दक्षिण पूर्व में कश्मीर के साथ सीमा बनाता है, कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। लेकिन वर्तमान समय में ये भारत द्वारा नियंत्रित क्षेत्र में नहीं है ना। ये जो है पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान के दर्जे को बढ़ाकर इसे एक पूर्ण प्रांत बनाने का भी फैसला लिया है और इस समय ये उसी के कब्जे में है। ठीक है, यह क्षेत्र पाकिस्तान के द्वारा नियंत्रित है। तो दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है अगले प्रश्न का। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस पहली बार 2019 में मनाया गया। कब मनाया गया? 2019 में। देखिए इतनी देर से मेरे चेहरे पे ढका हुआ है, ढक लेते हैं ये सब चेहरा, ठीक है ना। ये बदमाश लोग हैं, ये कुछ भी कंप्यूटर में ऐसे सॉफ्टवेयर खुल जाते हैं और वो चेहरा वगैरह ढक लेते हैं। कंप्यूटर भी अपने आप में देखिए कुछ भी करने लगता है कभी कभी। दूसरा, पहला स्टेटमेंट है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस पहली बार 2019 में मनाया गया। दूसरा स्टेटमेंट है कि विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 2020 का जो विषय है स्वास्थ्य कर्मी सुरक्षा, रोगी सुरक्षा के लिए प्राथमिकता, हेल्थ वर्कर सेफ्टी या प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक एयर बबल कोविड-19 के कारण नियमित रूप से अंतरराष्ट्रीय उड़ानें निलंबित होने के पश्चात अनिवार्य रूप से वाणिज्यिक उड़ान सेवाओं को फिर से शुरू करने के लिए दो देशों के बीच एक अस्थायी व्यवस्था है। एयर बबल जो होता है उसके बारे में बात की जा रही है, जो कि बिल्कुल सही यहाँ पर दिया हुआ है। अस्थायी व्यवस्था है दो देशों के बीच में। जैसे कोविड-19 के कारण उड़ान बंद हो गई थी, तो दो देशों के बीच में फिर से अस्थायी उड़ान शुरू करने के लिए यह व्यवस्था है। भारत ने 13 सितंबर 2020 तक कुल 7 देशों के साथ एयर बबल समझौता किया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 7 नहीं, ये 10 हो गया है 13 सितंबर तक संख्या। ठीक है, आगे भी और बढ़ता ही जाएगा। तो फिलहाल ध्यान में रखिएगा, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। जिबूती आचार संहिता, जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया, डीसीओसी, किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है? तो ये जिबूती आचार संहिता जो है ये मैरीटाइम अफेयर से जुड़ी हुई, समुद्री मामले से जुड़ी हुई है। भारत एक पर्यवेक्षक के रूप में जिबूती आचार संहिता में शामिल हो गया है। जिबूती आचार संहिता को जेद्दा संशोधन भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? जेद्दा संशोधन, ये भी ध्यान रखिएगा, एक नाम इसका जेद्दा संशोधन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर स्मार्ट वाटर सप्लाई मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए एक आईसीटी ग्रैंड चैलेंज शुरू किया है? तो ये इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ मिलकर राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ने ये जो आईसीटी ग्रैंड चैलेंज शुरू किया है। ये मंत्रालय ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। किस संगठन ने पोखरण में होवित्जर तोप प्रणाली से जुड़े एक दुर्घटना की जांच शुरू की है? तो ये जो संगठन है वो डीआरडीओ है। डीआरडीओ ये जांच कर रही है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन जांच कर रहा है? डीआरडीओ। ठीक है, अगला प्रश्न, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ई वाहनों के लिए एक नई सब्सिडी योजना की घोषणा की है? ई वाहनों के लिए नई सब्सिडी योजना घोषित करने वाला जो राज्य है वो गुजरात है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपानी। ठीक है, उन्होंने ये योजना घोषित की है और ये राज्य में बैटरी चालित दुपहिया और तिपहिया वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करेगा।
प्रदूषण को रोकने के लिए ये बहुत मददगार होगा। गुजरात में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री ने गुजरात में 5 विकास योजनाएं पंचशील उपहार उसका नाम रखा गया, उसमें सब्सिडी की घोषणा की है, उसके तहत ये भी है। अगला जो प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक ने 2020 मानव पूंजी सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो विश्व बैंक ने इसको जारी किया है, पहले तो आप ये ध्यान रखिएगा, मानव पूंजी सूचकांक है और 2020 का है, इसमें भारत की रैंक 116 है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 17 सितंबर 2020 को ये जारी किया गया है। 116वें स्थान पर भारत है और पूरी दुनिया में मानव पूंजी के प्रमुख घटकों को ये मापता है। भारत का स्कोर 2018 में 0.44 था, अब बढ़कर इतना हो गया है, यानी कि स्थान में सुधार हुआ है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाल ही में नासा और नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन NOAA के वैज्ञानिकों द्वारा एक नए सौर चक्र के शुरू होने के अनुमानों की घोषणा की गई है कि एक नया सौर चक्र शुरू हो रहा है। और दूसरा स्टेटमेंट है, ये 55वां सौर चक्र सोलर साइकिल 55 है ना, ये 55 यहाँ पर लिखिएगा, 55 कहा जा रहा है इसको। यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 55 नहीं, ये 25 है। यहाँ पे देखिए थोड़ा गलत लिखा था, खैर पेपर में ऐसा, खैर वो भी गलती करते हैं लेकिन ऐसी गलती तो नहीं करेंगे। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, ये 25वां है ना कि 55वां है, 55वां गलत लिखा हुआ है, ये क्या है 25वां है, 25। अगला जो प्रश्न है, कलिंगा मेढक के बारे में विचार करना है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। इस मेढक प्रजाति ने से संबंधित जानकारियों को वर्ष 2018 में रिकॉर्ड किया गया था तथा इसे प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी घाट में खोजा गया था। दूसरा है कि इसे पूर्वी घाट की पहाड़ी श्रृंखलाओं के लिए स्थानिक माना जाता था, लेकिन शोधकर्ताओं ने अब मध्य पश्चिमी घाट में मॉर्फोलॉजिकल फेनोटाइपिक प्लास्टिसिटी के प्रमाण सहित कलिंगा क्रिकेट फॉग की खोज की है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है भाई, इतना ध्यान रखिएगा इसका किस क्षेत्र से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र की 2 कंपनियां भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड और भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड भाविनी और NPCIL परमाणु ऊर्जा उत्पादन में संलग्न है। इसमें कोई गड़बड़ी है? बिल्कुल सही है, संलग्न है भाविनी और NPCIL, ध्यान रखिएगा। और परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र में गैर सरकारी क्षेत्र को अनुमति देने के लिए वर्तमान में कई प्रस्ताव विचाराधीन है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है जो गैर सरकारी क्षेत्र को अनुमति दे, तो केवल एक सही है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विधेयक 2020 के बारे में कौन सा कथन सत्य है? आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विधेयक 2020 को संसद द्वारा पारित कर दिया गया है। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। और जामनगर गुजरात में स्थापित होने वाले इस संस्थान का नाम आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान होगा, ITRA इसका ये नाम होगा। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान कहां पर होगा? कहां पर होगा? इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा, तो ये कहां पर? जामनगर में होगा। जामनगर कहां है? गुजरात में, जहां पे रिलायंस की देश की सबसे बड़ी जो रिफाइनरी है, तो वहीं पर। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अंतिम प्रश्न, उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कल के टेस्ट के टॉपर की सूची। आपको बताना चाहता हूं कि अगर RO ARO मेंस आप दे रहे हैं तो RO ARO मेंस में अच्छा स्कोर नहीं फाइनल सिलेक्शन के लिए, क्योंकि इसमें बाद में इंटरव्यू या ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है, बस यहीं से लिस्ट बनेगी, इसलिए ये परीक्षा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हमारे पास इसके लिए एक प्रोग्राम है, हमारी टीम ने उसको तैयार किया है, PCS प्री 2020 मतलब 2020 के बाद में ये स्टार्ट कर देंगे हम 11 अक्टूबर के बाद में। तो उसमें आप अगर रुचि रखते हैं तो व्हाट्सएप करिए 6307281212 पर और जानकारी आप ले लीजिए इसके बारे में, या हमारी वेबसाइट, हमारे ऐप को भी आप विजिट कर सकते हैं और उसी पे ये कुछ कोर्सेज जो हैं ये प्रोवाइड कराए जाएंगे। कोसी रेल महासेतु के बारे में सत्य कथन आपको बताना है, कौन सा है? तो हाल ही में बिहार में कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन किया गया, बिल्कुल सही है। कोसी महासेतु परियोजना के लिए तत्कालीन केंद्र सरकार ने 2003-04 में मंजूरी दी थी, ये भी सही है। और ये पूर्वोत्तर भारत के लिए एक छोटा मार्ग प्रदान करता है, ये भी सही है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, क्योंकि ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है ना, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, सारे सही स्टेटमेंट यहाँ पर दिए हुए हैं। तो मैं आप टॉपर की लिस्ट बताने जा रहा हूं कि किन लोगों ने टॉप किया है कल के टेस्ट में, टॉप 10 की, ठीक है। और उसके बाद में ये सेशन समाप्त होगा। तो ये 27 सितंबर को जो टेस्ट हुआ, इस 27 सितंबर के टेस्ट में ये इन लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, अच्छे मार्क्स इनके आए हैं और ये टॉप 10 लोग हैं। और इस बार टेस्ट कुछ कम लोगों ने भी दिया है,
कारण यह है कि बीच में ये थोड़ा सा ब्रेक हुआ। ब्रेक होने का कारण आप लोगों को पता है, मेरी तबीयत ना सही होने के कारण ऐसा हुआ था। चलिए धीरे धीरे लोग आ जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो इसमें जो टॉप किया है वंदना ने किया है, कई बार ये टॉप कर चुकी हैं, अक्सर टॉप ही करती रहती हैं। एक्यूरेसी देखिए, 75 क्वेश्चन इन टोटल थे, 73 इन्होंने अटेम्प्ट किए, नहीं 75 अटेम्प्ट किए, सॉरी, टोटल 75 थे और 75 इन्होंने अटेम्प्ट किए और 73 इनके करेक्ट है, 2 क्वेश्चन केवल इनकरेक्ट है। इतनी ज्यादा एक्यूरेसी कहाँ से आती है? अभिषेक वाजपेयी ने 68 करेक्ट किए हैं, 7 गलत है, दूसरी रैंक है। मोहम्मद अनवर ने 62 सही किए हैं, 10 गलत है, तीसरी रैंक है। चौथी रैंक पर कुसुमवती यादव, 58 सही, 14 गलत। और संजीव तिवारी, इनका 5वीं रैंक है, 70 नंबर इनके आए हैं। ये देखिए नंबर ऐसे घटते चले जा रहे हैं। श्रीकांत 68 नंबर के साथ 6ठी रैंक पे। गरिमा मिश्रा 68 नंबर के साथ 6ठी रैंक पे। रश्मि द्विवेदी 56 नंबर के साथ 7वीं रैंक पे। श्रीकांत नवीन 56 नंबर के साथ 7वीं रैंक पे। ये देखिए ये लोग अच्छा ही करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ईमानदारी के साथ अगर ये टेस्ट दे रहे हैं तो ये लोग अच्छा ही करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, तो ये 7वीं रैंक हो गई रश्मि तक, और श्रीकांत नवीन 7वीं रैंक। ये मेरी आईडी यहाँ पे छोड़ दीजिए, ये किसी ने यूज की है। और अगला है नमिता मिश्रा, तो ये 47 है ना, ये 47 नंबर के साथ में 8वीं रैंक। सुरभि सिंह 45 नंबर के साथ 9वीं रैंक। और प्रभंजन उपाध्याय 43 नंबर के साथ 10वीं। और रामचंद्र भी 43 नंबर के साथ में 10वीं रैंक पर है। तो इन लोगों को बहुत बहुत बधाई। मैंने आपसे वादा किया है कि जो टॉप 3 रैंकर 3 हफ्ते तक लगातार होगा उसको 500-600 रुपए के आसपास का जो भी कोर्स है आईएएस प्रेप की तरफ से गिफ्ट के तौर पर दिया जाएगा। ठीक है ना, ये आपके लिए उपहार होगा। तो ये चीजें अगर आप रेगुलर करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको अपने एग्जाम के प्रति कॉन्फिडेंस आता है। आप जो भी काम करें वो रेगुलर करें, जो भी आप काम करें उसको इस तरीके से करें कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के कर रहे हैं, और एग्जामिनेशन हॉल में उतनी ही कम दिक्कत होगी जितनी ज्यादा मेहनत आप यहाँ पर कर लेंगे। आरओ यारो का जो हमारा कार्यक्रम है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये हमारा कार्यक्रम है, इसमें सामान्य अध्ययन के 10 टेस्ट आपको मिलेंगे जो करंट अफेयर के साथ में होंगे। और करंट अफेयर और जीएस के जो हमारे टेस्ट रहे हैं अभी तक, उसमें निश्चित तौर पर उन लोगों को लाभ मिला है जिन्होंने इसको गंभीरता से किया है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी मिले हैं, करंट के क्वेश्चन तो 80 से 90% यहीं से आए हैं, 90% तक। सामान्य हिंदी एवं आलेखन की क्लास मटेरियल और 2 टेस्ट इसके होंगे। इन टेस्ट को आप जब देंगे उसके बाद आपका कॉपी चेक करके आपको फीडबैक दिया जाएगा। सामान्य ज्ञान एवं सामान्य शब्द ज्ञान और व्याकरण यानी हिंदी का जो 30 क्वेश्चन का आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, उस पे 6 टेस्ट यहाँ पर होंगे। इसका क्लास भी मिलेगा, मटेरियल भी आपको मिलेगा। और हिंदी निबंध बहुत इंपॉर्टेंट होगा, 2 टेस्ट भी इसमें होंगे, यानी कि आपके 6 निबंध चेक करके उस पर आपको फीडबैक दिया जाएगा, जो कमियां वो बताई जाएंगी। और हर टॉपिक से, हर सेक्शन से, हर यानी कि 3 निबंध है तो 6-6 फ्रेमिंग उस पर हर सेक्शन में कराई जाएगी। तो इस तरीके से ये पूरा कोर्स केवल 2249 रुपए में आपको दिया जा रहा है, शुरू की प्रथम 100 सीटों पर। उसके बाद में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो कोई गारंटी नहीं इसमें मिलेगा। ये पूरा कार्यक्रम है, अगर आप इसमें रुचि ले रहे हैं या कोई आपके जानने वाले, तो आप उनको सूचित कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।